हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू तेजस कॉमर्स क्लासेज। एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज ही गाइज कोल इंडिया ने सिलेबस सभी सब्जेक्ट का आउट कर दिया है, तो हम फाइनेंस का और जो जनरल पेपर है उसका सिलेबस देखते हैं कि कोल इंडिया ने जो है वो क्या सिलेबस बताया है। सबसे पहले मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ पेपर 1 के जो सिलेबस है उसकी, जो कि कॉमन है सारे जो डिसिप्लिन्स है, चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे वो इंजीनियरिंग के कोई सब्जेक्ट हो, चाहे एचआर का हो। सब जो सिलेबस जो है वो जनरली सेम है, ज़्यादातर जो पॉइंट सेम है, उसमें कोई एक दो पॉइंट ऐसे चेंजेस किए हैं। बाकी जो सिलेबस जो रखा है वही 2020 या 2017 के पैटर्न पे रखा हुआ है। और ये मैं सिलेबस पहले से ही डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने जो वीडियो लेक्चर्स आपको जो दिए हैं वो इन्हीं टॉपिक के ऊपर दिए हैं, क्लास की जो पीपीटी दी है वो इन्हीं टॉपिक के ऊपर दिए हैं, ताकि आप लोगों को अभी से प्रिपरेशन करने में ईजी रहे। तो खैर आज कोल इंडिया ने ये सिलेबस भी आउट कर दिया है, तो अब आपके सामने प्रिपरेशन करने के लिए काफ़ी अच्छा मटेरियल भी सामने है कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और एग्ज़ाम भी जो है वो जल्दी ही होगा, अप्रैल एंड में जो है वो मोस्ट प्रोबेबली एग्ज़ाम होगा। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं जनरल अवेयरनेस का पेपर 1 में। जनरल साइंस, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो कि क्लास की पीपीटी में दिया हुआ है, आपको मिल जाएगा और भी पीपीटी के साथ में। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, ये चारों टॉपिक के मैंने लगभग 2000 एमसीक्यू दे रखे हैं। आप बस इन 2000 एमसीक्यू को कर जाइए, मेरी गारंटी आपको लगभग जो है वो 5 से 7 क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे जो टोटली इंडियन पॉलिटी व कॉन्स्टिट्यूशन से आएंगे। ठीक है, इसके बाद में इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेज ऑफ इंडिया, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। ठीक है, तो इसकी ऑलरेडी पीपीटी डली हुई है, जो इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेज ऑफ इंडिया है। बाकी एक अलग जो फाइल है वो भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और वर्ल्ड की। ठीक है, अवार्ड एंड ऑनर, जो लेटेस्ट जो पद्मश्री, पद्म भूषण जो अवार्ड जो डिक्लेयर हुए हैं आईसीसी के, क्रिकेट के, जो भी लेटेस्ट अवार्ड जो डिक्लेयर हुए हैं वो जरूर आपको पढ़ने हैं। करंट अफेयर्स अवार्ड में ध्यान रखना, अवार्ड जो है वो करंट अफेयर्स के पढ़ने हैं और लास्ट 6 मंथ के पढ़ने हैं। इसकी अलग से मैं पीडीएफ और डाल दूंगा कोर्स में समराइज करके आपके लिए। जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, जैसे कोई नया ऐप आया है, ठीक है, या कोई नई वेबसाइट आई है, या कोई नया टेक्निकल कोई ऐसा इन्वेंशन हुआ है, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में अपन कह सकते हैं। वो चाहे बैंक से रिलेटेड हो सकता है, चाहे जनरल फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है, या फिर कोई ऐसी ऑपरेटिंग सर्विस से रिलेटेड हो सकता है जो पब्लिक के लिए कॉमन होती है। ठीक है, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में आपको ध्यान रखना है क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट के अलावा जो और अदर गेम्स होते हैं, जो अभी ओलंपिक के गेम हुए हैं लास्ट ईयर, उनको जरूर आपको ध्यान में रखना है। और क्रिकेट के आप लोग, क्रिकेट के अलावा भी ऐसा नहीं है कि और गेम्स नहीं पूछता है, काफ़ी क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन क्रिकेट के ज़्यादा पूछता है। नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये कि मेरी जो क्लास की पीपीटी और वीडियो क्लास है वो ज़रूर देख लेना, उससे बाहर नहीं जाएगा। नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन याद करने की ट्रिक वगैरह, उनका हेडक्वार्टर वगैरह सब दिया हुआ है, उससे बाहर नहीं जाएगा। नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये भी क्लास वीडियो लेक्चर्स इसका अपलोड हो रखा है, क्लास की पीपीटी भी है, उससे बाहर एक भी नहीं जाएगा। जितने भी नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है वो सब आपको कवर करना है। पोर्ट्स एंड पावर प्लांट्स, पोर्ट्स की मैंने क्लास भी दे रखी है, पीपीटी भी दे रखी है, पावर प्लांट्स की मैं अलग से और क्रिएट करवा दूंगा टीचर से इस बोल के। बुक्स एंड ऑथर, बुक्स एंड ऑथर में कोशिश करना है कि लास्ट 2024 एंड अभी रिसेंटली 2025 में कोई बुक्स लॉन्च हुई है क्या, जो बुक्स लॉन्च हुई है लेटेस्ट वाली जरूर ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसकी पीडीएफ अलग से और मिल जाएगी। यूनियन बजट ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अभी लेटेस्ट 2025 का जो बजट आया है उसमें जितने भी स्टैटिकल जो डेटा आए हैं वो जरूर याद रखने हैं। कोई नई स्कीम आई है तो वो जरूर ध्यान में रखनी है, यानी बजट की एक एक लाइन आपको पता होनी चाहिए। मैं बाइलिंगुअल जो है वो बजट की आपको स्पेसिफिकली डाल दूंगा, कल हो सकता है कल तैयार हो जाए, मैं अब इस पर प्रिपरेशन में लगा हुआ हूँ, तो बजट की जो है वो आपको पीडीएफ कल मिल जाएगी। फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, ये अलग से पीडीएफ आपको मिल जाएगी कि करंट में गवर्नमेंट के कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं। जैसे कुसुम योजना हो गई, जो कुसुम जो है वो पावर प्लांट्स उससे सोलर से रिलेटेड है। ठीक है, बिजली से रिलेटेड जो हो गई स्कीम हो गई,
या फिर जो गेहूं जो फ्री में मिलते हैं उसके लिए हो गया, या एजुकेशन से रिलेटेड कोई स्कीम हो गई। तो जितने भी गवर्नमेंट की फ्लैगशिप प्रोग्राम है वो भी अलग से आपको मिल जाएगा। करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। अभी जो प्राइम मिनिस्टर के जो दौरे हो रहे हैं वो आपको ध्यान में रखना है कि प्राइम मिनिस्टर कहाँ को क्या घूमने गए, कौन अभी जो हमारे रिपब्लिक डे पे जो था गेस्ट कौन था, कौन सी कंट्री के गेस्ट थे, कहाँ के राष्ट्रपति थे, या अभी रिसेंटली विदेश के जो लोग हैं वो कौन यहाँ आए हैं, और यहाँ के लोग कौन कहाँ पे गए हैं। जैसे अभी जो डोनाल्ड ट्रंप की जो सरकार बनी है उसमें कौन क्या अपॉइंट हुआ है, वो भी आपको ध्यान में रखना है जो इंडिया से रिलेटेड हो। यूजेज ऑफ इंटरनेट एंड कंप्यूटर अवेयरनेस, इसमें बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड पूछा जाएगा। क्लाइमेट चेंजेज एंड एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये जरूर याद रख लेना, एसडीजी से एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपका। अवेयरनेस रिगार्डिंग कोल सेक्टर इन इंडिया, तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ कोल की वेबसाइट पे जाना है, या जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही डाल दूंगा, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। जो मेरी जो क्लासेज है वीडियो लेक्चर्स है उसको बार बार देखिए। मैं बार बार कहता हूँ कि जनरल अवेयरनेस आपको सिर्फ और सिर्फ बार बार याद करने से ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने एक बार पढ़ लिया छोड़ दिया हो गया, नहीं। आपको हनुमान चालीसा की तरह 10-15 मिनट, मैं कहता हूँ बस 15 मिनट रोज पढ़िए। मैं सिर्फ ये करता था, 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को पढ़ता था। इसके अलावा बाकी जो अपने टाइम अपनी सब्जेक्ट या जो अदर सब्जेक्ट है उसको देता था। आपकी जीके इतनी स्ट्रांग हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। आप कहोगे कि यार 25 में से मेरे 20-22 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और मैं पहले भी वीडियो में कह चुका हूं कि आपका गेम चेंजर पेपर है, और यहीं पे ही हमारा फाइनेंस सबसे वीक है। मैं क्लियर शब्दों में कह रहा हूँ ये कि सीए वालों को देश दुनिया की जानकारी नहीं होती है। उसको नहीं पता कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है, या साइंटिफिक डेवलपमेंट क्या हो रहा है, टेक्निकल क्या आ रहा है, ज्योग्राफी में क्या है, इंडियन हिस्ट्री में क्या है, नहीं पता, क्योंकि उसका कोर एरिया रहा ही नहीं। 10th क्लास के बाद में हमारा सब ये सब छूट जाता है ना। सीए की पढ़ाई इतनी होती है कि उसमें ना हम ये याद कर पाते हैं, ना अखबार पढ़ पाते हैं, ना कोई लेटेस्ट कुछ चल रहा है तो वो हमें पता होता है, उसी में से हम खोए रहते हैं। जैसे सीए बनते हैं उसके बाद में जॉब की फिक्र हो जाती है, तो हमें बिल्कुल ही देश दुनिया के बारे में पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो आप जनरल अवेयरनेस मेरे जो वीडियो लेक्चर्स और पीपीटी दे रखे हैं वहाँ से पढ़ लीजिए, वहाँ से सब कुछ कवर हो जाएगा, लिमिटेड में होगा और बहुत ही ढंग से चीज़ें कराई हुई है, ठीक है। बाकी जो पीडीएफ है वो अभी और अपलोड होगी। इसके बाद में आता है रीजनिंग का मैंने आपको कहा था कि मेरी जो बुक्स जो आ रही हैं अभी आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी 15 को, एप्लीकेशंस पे आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो रीजनिंग की बुक में मैंने सारे टॉपिक आपसे डिस्कस किए थे, ये सारे टॉपिक उसमें कवर हो रखे हैं। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, ब्लड रिलेशन, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, सिलोगिज्म, एम्बेडेड फिगर्स, मिरर इमेज, डिसीजन मेकिंग, क्लॉक एंड कैलेंडर, क्यूब्स एंड डाइस, डायरेक्शंस, एनालॉजी, नॉन वर्बल सीरीज, डेटा एनालिसिस, चार्ट, टेबल, ग्राफ, सीटिंग अरेंजमेंट, ये सारे के सारे जो 17 चैप्टर है वो मेरी लॉजिकल रीजनिंग वाली बुक में है। और हर चैप्टर के आपको 60 से 70 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। बस आपको हर एक चैप्टर की वो प्रैक्टिस करनी है। देखो जी, हमें जो है वो कॉन्सेप्ट सीखना है, हमें किसी क्वेश्चंस को याद नहीं रखना। जनरल पेपर में बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जो सॉल्व करने की ट्रिक है वो क्या होती है, डायरेक्शंस कैसे सोल्व करते हैं, ब्लड रिलेशनशिप में कैसे देखते हैं, सिलोगिज्म में कैसे सोल्व करते हैं, कोडिंग डिकोडिंग कैसे सोल्व करते हैं। अगर आपको ये ट्रिक पता चल गई तो आप मान के चलिए कि रीजनिंग के बादशाह हो गए। और मैं गारंटी दे सकता हूँ कि 25 में से 25 क्वेश्चन आप आराम से इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे अगर आप ये मेरी बुक के जो क्वेश्चन है अगर वो करके जा रहे हैं तो, ठीक है। इसके बाद में आती है मैथ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसमें आता है नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, एवरेज, एज, परसेंटेज। ये भी मैंने सारे चैप्टर दे रखे हैं, ठीक है। मैथ के जो अपने बुक में कवर कर रखा है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, मिक्सर, बोट एंड स्ट्रीम, पाइप्स एंड सिस्टम, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब आप ये पार्ट जो है एक डीआई को छोड़कर ये पार्ट जो है यहाँ से आप छोड़ सकते हैं, यानी जो मुझे लगता है, ठीक है। स्टैटिक्स तो चलो फिर भी आप कर लोगे, लेकिन ये पार्ट जो है वो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मैथ के चक्कर में आपको और चीज़ें नहीं छोड़नी। आपको मैथ में इतना सा करना है कि मैथ में 25 में से 17 से आपके 18 नंबर आ जाए, 17-18 नंबर के आसपास आ जाए बस। आप ये जो चैप्टर है, क्योंकि स्मार्ट स्टडी करनी है भैया, हमको प्रोफेशनल में 90 अबव मार्क्स लाना है, हमें इस मैथ के चक्कर में ही पूरा दिमाग खर्च नहीं करना है, ठीक है। तो आपको ये प्लान रखना है कि भैया 17-18 मार्क्स जो है वो मेरे मैथ में आ जाए। बाकी ये जो एडवांस मैथ के जो टॉपिक है वो आप आराम से लीव कर सकते हैं। ये मतलब मेरी खुद की प्लानिंग रहती है, बाकी आपको अच्छा लगता है आप कर सकते हैं आराम से, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। इसके बाद में आता है इंग्लिश।
इंग्लिश में सिनोनियम एंटोनियम, इनकी कोई लिमिट नहीं है, कितना ही पढ़ जाओ आप, 10,000 पढ़ जाओ तो एग्जाम में 10,000 एक आएगा। ठीक है, तो बस जस्ट आपको अपनी इंग्लिश की जितनी आपकी नॉलेज है उस पर बिलीव करना पड़ेगा, और ज़्यादा टाइम, मतलब जो रियल बात बता रहा हूँ, ऐसा नहीं करा मैं सबको छोड़ने के लिए कर रहा हूँ। जिनको कैपेसिटी लगती है जी मुझे याद हो सकते हैं तो वो करिए। ठीक है, रीडिंग कंप्रेशन आपका बिल्कुल तैयार मिलेगा, आपको पूरे के पूरे मार्क्स देगा। ठीक है, इसके बाद में पैरा जंबल में भी आपके मार्क्स आ जाएंगे, एरर स्पॉटिंग में भी आपके मार्क्स आ जाएंगे। आपको एरर स्पॉटिंग में टोटली ग्रामर के रूल्स आपको देखने हैं। जंबल सेंटेंस आपको हो सकते हैं, सेंटेंस करेक्शन भी आपका हो जाएगा। सेंटेंस कंप्लीशन जो है, फिल इन द ब्लैंक्स और आइडोमेस्टिक यूज ऑफ वर्ड, ये जो है ये टोटली बेसिक ग्रामर पे डिपेंड करता है। तो आपको कुछ नहीं पढ़ना इसमें, वर्ड जो आपकी एडवर्ब है, टेंस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, पेसिव वॉइस है, आर्टिकल है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। और आप डेली अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो एक छोटा सा जो है वो अपना एडिटोरियल पेज आता है, उसका एक कोई सा भी पेज वो पढ़ ले रिसेंट वाले, और बस उससे काम चल जाएगा। इसमें आपको टोटल अपनी जो नॉलेज है उस पर आपको बिलीव करना पड़ेगा। एंटोनिम सिनोनिम के भरोसे अगर इजी आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप आराम से गैस करके लगा पाओगे, लेकिन आप ये मान के चलिए कि इंग्लिश में जो है वो 15 नंबर आपके आराम से आ जाएंगे, मैं ये मानता हूँ जनरली, अगर आप इस तरीके की प्रिपरेशन करके चलते हैं तो। चलिए, ये जनरल पेपर का बता दिया जो कि मेरे कोर्स में अवेलेबल है। अब आता है हमारा मेन कोर सब्जेक्ट, आता है फाइनेंस का, सिलेबस ऑफ फाइनेंस। इसमें सबसे पहला पार्ट है अकाउंटिंग। अब ये अकाउंटिंग दो तरह की अकाउंटिंग है, एक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरी है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। ठीक है, सबसे पहले तो दिया इसने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का इंट्रोडक्शन पूछ लिया, कब बनी थी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडी, कब बनी थी, कितने ईयर्स है टोटल, कितने डिलीट हो चुके हैं, किसकी जगह क्या आ चुका है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जितने भी एएस के नाम दे रखे हैं, एएस 1 2 3 4 5 6 7 10 13 14, ये जितने भी आपको एज दे रखे हैं 14 तक के, ये आपको तैयार करने हैं, कंप्लीटली तैयार करने हैं। यहाँ पर कहीं पे भी इन डेज का रेफरेंस नहीं दिया, लेकिन इसके बाद भी मैं आपसे एक चीज़ की रिक्वेस्ट करूँगा, इसने दिया नहीं है लेकिन आपको इन डेज के नाम और नंबर ये जरूर आपको याद रखने हैं। एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है, आपको इन डेज की डेप्थ नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, लेकिन इन डेज का नाम और नंबर ये जरूर आपको पता होना चाहिए। बाकी जो ये एज दिए हुए हैं, एस 1 2 3 9 6 7 जो 10 13 14, इनके बेसिक कंसेप्ट में डाल दूंगा, ऑलरेडी पीडीएफ डली हुई है। ठीक है, प्रिंटेड मटेरियल जो अलग से मैं निकाल दूंगा इसका, तो आपको इसका बेसिक जो है वो ये इसका कवर करना है, बाकी ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नाम, नंबर और बेसिक कॉन्सेप्ट ये आपको पता होना चाहिए। जैसे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री है तो AS2 किस पे अप्लाई नहीं होता है, पहली चीज़ तो ये। इन्वेंट्री में क्या आता है, कोस्ट किसको बोलते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में कितने मेथड होते हैं, डेप्रिसिएशन कब से शुरू होता है, डेप्रिसिएशन का क्राइटेरिया क्या होता है, ठीक है, प्लांट इक्विपमेंट की डेफिनेशंस क्या होती है, ये हमें पता होना चाहिए। अमालगमेशन में अमालगमेशन कितने टाइप का होता है, क्या मेथड्स होते हैं, किस तरीके से उसमें अकाउंटिंग करते हैं, कि गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होता है, कैपिटल रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट होता है, ये आपको आना चाहिए। इसके बाद में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। शेड्यूल 3 और शेड्यूल आपका 2 और 3 जो शेड्यूल है उसका एक एक आइटम आपको पता होना चाहिए कि बैलेंस शीट के किस हेडिंग में क्या आता है, करंट असेट में क्या आता है, नॉन करंट असेट में क्या आता है, जो शेयर होल्डर्स फंड है उसमें क्या आता है, एक एक हेडिंग आपको पता होनी चाहिए। हेडिंग और सब हेडिंग, शेड्यूल 3 की जो अलग से फाइल जो कोर्स में दे रखी है उसको आपको ढंग से पढ़ना है। मैं डिटेल और डिस्कशन कर लूँगा, लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए कि आपको शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 बैलेंस शीट और P&L अकाउंट, उसका एक एक हेडिंग और सब हेडिंग आपको अच्छे से आना चाहिए। इसके बाद में है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है उसमें आपको एक्टिविटीज़ पता होना चाहिए। आपको ट्रांजैक्शन देकर आपसे पूछेगा कि ये ट्रांजैक्शन कौन सी एक्टिविटी में आता है, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि सेल्स रेशियो में कौन से ट्रांजैक्शन जो इनकम एक्सपेंडिचर के आइटम होते हैं वो उसको डिवाइड करते हैं, टाइम रेशियो में किसको करते हैं, कौन से ऐसे आइटम है जो हमेशा प्री में आते हैं, प्री इनकॉर्पोरेशन का पार्ट होते हैं, कौन से वो आइटम है जो हमेशा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का पार्ट होते हैं। बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि प्री इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होता है, प्रायर इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होता है।
इसके बाद अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू। बोनस इशू में आपको कंपनी एक्ट के प्रोविजन ध्यान में रखने हैं कि कंपनी बोनस इशू कब इशू कर सकती है, क्या लिमिट होती है, कितना उसका बैलेंस होना चाहिए, रिजर्व फंड में से कितना निकाल सकते हैं, P&L से कितना कर सकते हैं, कंपनी के प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा, CRR कब बनाते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए इसमें। तो लीगल प्रोविजन पूछ सकता है बोनस इशू में। अमालगमेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। अमालगमेशन में जो मैंने रिवीजन लेक्चर दिया है उससे बाहर एक सिंगल वर्ड नहीं जाएगा, ध्यान से सुन लेना, ठीक है। तो अमालगमेशन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में आपको कैपिटल कंसोलिडेशन आपको पता होना चाहिए, कैपिटल रिडक्शन की एंट्री पता होना चाहिए, कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, सब कंसोलिडेशन कैसे करते हैं, ठीक है, पेड अप कैपिटल कम कैसे करते हैं, उसकी एंट्री क्या होती है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, अमालगमेशन, मर्जर, इनमें क्या डिफरेंस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आपको। एवरेज ड्यू डेट का एक क्वेश्चन आ सकता है, आपको डेट देगा, पीरियड देगा और फिर आपसे एक एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करवाएगा, तो वो क्वेश्चन निकाल लेना, मैं अलग से वो डाल दूंगा इसका। सेल्फ बैलेंसिंग लेजर। सेल्फ बैलेंसिंग लेजर में आपको टोटल डेटर्स, टोटल क्रेडिटर्स, BR BP के अकाउंट आपको बनाना आना चाहिए, मिसिंग फिगर्स कैसे निकालते हैं वो आपको पता होना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, NPO की अकाउंटिंग में ध्यान रखना कि NPO की जो स्पेशल जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, जैसे सब्सक्रिप्शन हो गया, एंट्रेंस फीस हो गया, डोनेशन हो गया, स्पेशल डोनेशन हो गया, ठीक है, ये चीज़ों का आपको ट्रीटमेंट, होनोरेरियम का क्या ट्रीटमेंट होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। डेथ के टाइम पे कोई जो प्रॉपर्टी मिलती है लीगेसी, उसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और हो सकता है कि सब्सक्रिप्शन में 2-3 ट्रांजेक्शन दे दे और आपसे पूछे कि बताओ जी इसमें बैलेंस शीट में कौन कैसे शो होगा, या इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कितना आएगा, तो उसमें आपको पता है ना, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को ऐड करते हैं, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को लेस करते हैं, उस तरह के क्वेश्चन इसमें जरूर आएंगे जो कि मैं टेस्ट में कवर कर दूंगा। अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में आपको बेसिकली टोटल डेटर्स, क्रेडिटर्स अकाउंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वगैरह ये निकालना आना चाहिए, ठीक है। आपके GP रेट आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। मिसिंग फिगर्स कैसे निकालते हैं वो आपको पता होना चाहिए। BR BP का अकाउंट आपको पता होना चाहिए। अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन, ये हमारे चैप्टर्स हैं। हायर परचेज इंस्टॉलमेंट सेल्स ट्रांजेक्शन, इसमें बेसिकली इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस पूछ सकता है अलग अलग केस में कि हायर परचेज पे ये असेट लिया, डाउन पेमेंट इतना हुआ, इंस्टॉलमेंट में इतना गया, तो इसका इंटरेस्ट कितना आएगा, या आपसे पूछ सकता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या पड़ी, या आपसे पूछ सकता है कि इसका डाउन पेमेंट कितना हुआ, या आपसे पूछ सकता है कि इसकी टोटल परचेज प्राइस क्या हुई, दोनों में डिफरेंस क्या है, हायर परचेज में वेंड इसमें इंस्टॉलमेंट सिस्टम में फ़र्क क्या होता है। ये बहुत थ्योरेटिकल चीज़ें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये बिल्कुल सिंपल होता है, आपसे उसमें एक्स प्राइस और इंक्लूडिंग प्राइस वाला जो कॉन्सेप्ट होता है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक, यहाँ पर आपसे लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी जो है वो आपसे पूछ सकता है इसमें कि अगर लॉस जो अपन इंश्योरेंस है वो कम का करवाते हैं और लॉस अगर हमारा ज़्यादा का हो जाता है तो कैसे करेंगे, प्रॉफिट का जो लॉस होता है उसकी पॉलिसी का जो इंश्योरेंस है वो कैसे कैलकुलेट होता है, ये आपसे पूछ सकते हैं। लॉस ऑफ प्रॉफिट इश्यूज इन द पार्टनरशिप अकाउंट, इसका अलग से मैं PDF डाल दूंगा, वहाँ से इसको कवर कर लेना आप कि इसमें जो पार्टनरशिप में जो डिसोल्यूशन करते हैं उसमें प्रॉफिट या लॉस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन जो मेथड लगता है वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अकाउंटिंग इन कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट, यहाँ पर टैली से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है, टैली या SAP से रिलेटेड। बिजनेस लॉ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, पेमेंट ऑफ बोनस, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट एंड पेमेंट ऑफ ग्रेजुएट एक्ट, ये मेरी लॉ में सारे मिल जाएंगे। और आप लॉ की बुक देखोगे एकदम बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक अच्छे से दिया हुआ है, सारे के सारे इसमें लॉ में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अलग से कंपनी एक्ट जो है वो आपको इसमें मिल जाएगा लॉ की बुक्स में। तो लॉ की बुक में ये दोनों लॉ की बुक्स में मेरे कवर हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी है, नेगोशिएबल भी है, बोनस भी है, ग्रेजुएटी भी, प्रोविडेंट फंड भी है, कंपनी एक्ट भी है, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ऑडिट कमेटी, ये सब उसमें दे रखा है। कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो कॉस्ट अकाउंटिंग की जो नोट्स बुक्स है उसमें ये इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट मेथड, जॉब, बैच, कॉन्ट्रैक्ट, ऑपरेटिंग प्रोसेस, स्टैंडर्ड, ये सारा आ गया कॉस्टिंग का जो अपनी नोट्स बुक्स में दे रखा है, उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करूँ तो स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये अपने चैप्टर है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी दे रखे हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग, फाइनेंशियल डिसीजन, टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है वो अपना कैपिटल बस्टिंग वाला हो गया। मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, ये FM की बुक में सारा सब कुछ कवर है, एक भी टॉपिक बाहर नहीं है, ठीक है।
इनकम टैक्स आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, रेजिडेंशियल स्टेटस हो गया, स्कोप ऑफ टोटल इनकम हो गया, सेक्शन 10 की इनकम हो गई, 5 हेड्स ऑफ इनकम हो गए, क्लबिंग, पूरा इनकम टैक्स है जो आपने दे रखा है। अब जो नया इनकम टैक्स आएगा उससे क्वेश्चंस जो है वो नहीं आएंगे, क्योंकि अभी पुराने से ही आएंगे, अभी तो उसको नोटिफाई होने में टाइम लगेगा। तो आप जो पुराना इनकम टैक्स जो अपने नोट्स बुक है उसी को ही रेफर करिए, उसी को ही पढ़ के चलिए, ठीक है। आप नए के चक्कर में ये मत करिए, अभी जो नया आएगा तो उसका मैं बता दूंगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, बट जो ऑलरेडी जो डला हुआ है, जो पुराना है, और सिलेबस में भी डिफाइन कर दिया है कि आपसे पुराने से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसका डिटेल वीडियो प्रोफेशनल का मैं अलग से ला दूंगा, लेकिन अभी के लिए मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। जीएसटी में कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, प्लेस ऑफ सप्लाई, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, जीएसटी टीडीएस प्रोविजन, ई इनवॉइसिंग, ई वे बिल, इनवॉइस, डेबिट कार्ड, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रूल्स एंड टाइमलाइंस, ये सारा अपने जीएसटी की बुक्स में अच्छे से दे रखा है, तो उससे भी बाहर एक भी पॉइंट नहीं है। एडवांस अकाउंटिंग की अगर अपन बात करें तो एडवांस अकाउंटिंग में इन्होंने दे रखा है कि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 4, 5, 11, 12, 16, 19, 20, 26, 29, ठीक है। ये जो AS है इसमें आपको बेसिक जो है, एक तो EPS वाला इंपॉर्टेंट है, एक लीज वाला इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट ग्रांट वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद में AS 4 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी में छोटी छोटी चीज़ें होगी तो अलग से मैं इसकी क्लास जो है वो करवा दूंगा कि इसमें क्या क्या आएगा, अपनी रिविजनरी क्लास में सब कवर हो जाएगा। एडवांस इशू इन पार्टनरशिप अकाउंट, कंपनी अकाउंट जो ऑलरेडी डली हुई है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, अमालगमेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन आएगी, अंडर राइटिंग जरूर पूछेगा, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर से भी क्वेश्चन जरूर आएगा, अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, डिपार्टमेंटल अकाउंट, ब्रांच अकाउंट इंक्लूडिंग फॉरेन ब्रांचेज। तो ये तो जो चैप्टर्स हैं वो मैं डाल दूंगा, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी के ऑल इन वन ब्रह्मास्त्र में तो मैंने डाल ही रखा है, बट इसमें भी मैं डाल दूंगा। ऑडिटिंग कॉन्सेप्ट, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस बोर्ड, प्रिपरेशन फॉर एन ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल, वाउचिंग, वेरिफिकेशन, ये सारे हमारे ऑडिट में ऑलरेडी कवर्ड हैं। तो कुल मिला के आपको जो अपनी जो बुक्स दे रखी है उससे बाहर नहीं जाना है, जो जो चीज़ें उसमें दे रखी है बस वही आपको कवर करना है, और मैं इसका डिटेल वीडियो लेके आऊँगा। बट मैं ये कहूँगा कि जो मैंने कोर्स में आपको ऑलरेडी जो बुक्स वगैरह दी है, आप उसी से बाहर एक भी शब्द कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक भी वर्ड आपको कहीं भी बाहर देखने की जरूरत नहीं है, ना कोई CA का मटेरियल देखना, ना CMA का मटेरियल देखना। जनरल पेपर की भी यही कह रहा हूँ, और जो प्रोफेशनल पेपर है उसकी भी कह रहा हूँ। जनरल पेपर में जो मैथ और रीजनिंग के जो वीडियो मैं डाल रहा हूँ, जो कंटिन्यूसली अपलोड हो रहे हैं साइंस के, इनके अभी वीडियो आने हैं, आप उनको देखिए। एक मटेरियल पे विश्वास करके अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो आपका सिलेक्शन होगा। और आप 17 जगह हाथ मारोगे, यूट्यूब भी देख लो, बैंकर्स अड्डा भी देख लो, और कोई और कोचिंग का भी देख लो, और मैं उससे भी पढ़ लूँ, मैं इससे भी पढ़ लूँ, मार्केट में कोई आ गई तो उससे पढ़ लूँ, उससे सिर्फ और सिर्फ आप कंफ्यूज होते हैं और कुछ नहीं होता है। आप एक मटेरियल कोई से भी रेफर करो, मैंने कहता मेरा ही रेफर करो, किसी का भी रेफर करो, लेकिन एक मटेरियल को रेफर करके करोगे तो आपका सिलेक्शन होने के चांस हमेशा ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में जिसमें अपन प्रोफेशनल को बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे, जो कि मैं जल्दी लाऊंगा उसको भी, ठीक है। गुड लक। अब आप अच्छे से तैयारी करिए, अब आपके सामने पूरा रोड मैप आ चुका है। थैंक यू गाइज।